आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी भैरव चौकी का दूसरा भाग। तो चलिए जानते हैं कहानी के अगले भाग में आगे क्या होने वाला था। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, कहानी में आगे बढ़ने से पहले सभी लोग अब मेरी कहानी के पहले भाग को जरूर देखकर आएं, ताकि कहानी और उसके पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो जाएं। मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और हाइप कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या होने वाला था। रेखा के लापता होने की बात अब पूरे गांव में गूंज रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि भैरव चौकी के करीब जाकर क्या होता है। हर कोई तलाश करने का मतलब ये समझ रहा था कि उस चौकी के नजदीक जो भी गया वो मौत के मुंह में ही जाएगा। ईशान का सामना गांव की खामोशी और भय से हो रहा था। वह जानता था कि अकेले लड़ाई लड़नी होगी। जब उसने पुलिस को बुलाने का सुझाव दिया तो सरपंच हरगोपाल का गुस्सा उफान पर आ गया। यह गांव का मामला है, चौकी में पुलिस का दखल हमारे लिए और एक संकट खड़ा कर देगा, उसने गुस्से से सरपंच ने ऐसा कहा। ईशान ने पलटकर जवाब दिया, और रेखा, उसे कौन बचाएगा? या आप सब उसे भूल जाएंगे? बेटा, एक बुजुर्ग काका ने कहा। बेटा, ईशान को शांत करने की कोशिश की। भैरव चौकी पर अब कोई सवाल मत उठाओ। जो कुछ वहां छिपा है उसे छिपा ही रहने दो। उसे बाहर लाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अगर कोशिश की तो सबकी मौत निश्चित है। उस रात ईशान ने अपनी दादी से भैरव चौकी के इतिहास के बारे में पूछताछ की। बेटा, ये गांव तब से चैन की सांस ले रहा है जब से चौकी के बारे में कोई सवाल अब नहीं करता। सवाल करना लोगों ने बंद कर दिया है। तब से हमारे इस गांव में शांति बनी हुई है। इस शांति को यूं ही बने रहने दो। दादी ने ऐसा कहा। सालों पहले वहां तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए बलि दी जाती थी, दादी ने ऐसा बताया, और बलि के जरिए भैरव सिद्धि प्राप्त होती थी, जिसमें इंसान को असीम शक्ति और धन का मालिक बना दिया जाता था। लेकिन हर अनुष्ठान के बाद किसी न किसी मासूम की जान जानी तय थी। तब गांव वालों ने तय किया कि चौकी को छोड़ देना चाहिए। सबसे सही रास्ता यही है। ईशान का मन उलझ गया। रेखा को ढूंढने के लिए उसे चौकी का रहस्य खोलना ही था। अगली रात ईशान ने खुद चौकी जाने का निश्चय किया। वह इस बार पहले से ज्यादा तैयार था। एक तेज धार वाली छुरी, रस्सी, मोबाइल की टॉर्च, और वह अपना यह सामान लेकर घर से बाहर निकल गया। चौकी के आसपास अजीब सन्नाटा था। वह चारों ओर घूम कर इसका मुआयना करने लगा। अचानक उसे दीवार के पास और मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक पत्थर दिखा, जिसमें अजीब से निशान बने हुए थे। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की तो उसके नीचे एक गुप्त दरवाजा निकला। ईशान ने दरवाजे को खोला और अंदर जाने के लिए सीढ़ियों पर कदम रखा। हर कदम पर उसकी सांस भरी होती जा रही थी। नीचे एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे। भैरव की आकृति, जिसमें एक हाथ पर त्रिशूल और दूसरे हाथ में इंसानी खोपड़ी थी। कमरे के बीचों बीच एक चबूतरा था, जिस पर राख और खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। वहां टूटे फूटे बर्तन, पुराने कपड़े और राख के ढेर में दबी हुई रेखा की चूड़ियां मिली। ईशान का दिल धक धक करने लगा। उसकी आंखों में गुस्से और दुख के आंसू थे। तभी उसे पीछे से किसी ने आने की आहट का एहसास हुआ। यानी उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी।
वह तेजी से मुड़ा और लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई, कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला और कुछ नहीं मिला। चौकी के आसपास बहुत ही सन्नाटा था। जैसे ही उसने कमरे के बाहर जाने की कोशिश की, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ईशान पलटा तो देखा कि वह गांव का एक आदमी था जो पहले सरपंच के साथ देखा गया था। यहां तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने गुस्से से कहा। मैं रेखा की तलाश कर रहा हूं। रेखा यहां नहीं है और तुम भी यहां से वापस चले जाओ। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ईशान ने उस आदमी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी आदमी ने पीछे से उस पर हमला किया। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। ईशान ने खुद को बचाने के लिए चाकू से वार किया, जिससे आदमी पीछे हट गया। तुम सच जानने के लायक नहीं हो, आदमी ने कहा और भागने की कोशिश की, लेकिन ईशान ने उसे गिरा दिया और उसका गला पकड़ लिया। रेखा कहाँ है? चौकी में जो कुछ भी होता है वह भैरव की इच्छा से होता है, उस आदमी ने ऐसा जवाब दिया। तुम कुछ नहीं कर सकते, वह आदमी तड़पते हुए बोला। आदमी के बेहोश होने के बाद ईशान तय खाने की ओर गहराई में चला गया। वहां उसे एक और कमरा मिला जिसमें दीवारों पर अजीब से मंत्र लिखे थे। बीच में एक छोटा सा कुंड था जिसमें खून भरा था। उसे यकीन हो गया था कि यह बलि देने की जगह थी। लेकिन रेखा कहाँ है? ईशान ने खुद से कहा। तभी उसे कुंड के पास रखी एक लड़की की तस्वीर मिली। वह तस्वीर रेखा की थी। ईशान का खून खौल उठा। कोई तो है जिसने यह सब किया है और मैं उस तक पहुंच कर रहूंगा, ऐसा ईशान ने अपने आप से कहा। ईशान तहखाने से बाहर निकलता है और तय करता है कि वह सरपंच हरगोपाल से सीधे जवाब मांगेगा। लेकिन क्या सरपंच ही असली अपराधी है या यह सब किसी और खेल में और कोई लिपटा हुआ है? ईशान को नहीं पता था कि चौकी का रहस्य जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। आज के लिए बस इतना ही। आगे का हाल जानने के लिए इंतजार कीजिए इसके तीसरे भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द से जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।